नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व एक महामारी से गुज़र रहा है और ऐसे में एक लंबे लॉकडाउन के चलते बहुत सारे व्यवसाय जो पूरी तरह से एक तरह से ठप हो गए थे, उन सभी को वापस पटरी पर लाने के लिए और किस तरह से मजदूर और गृहिणियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार आगे आई। मोदी सरकार ने एक पिता की तरह अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हुए किस तरह से नई नई योजनाओं से हर जन धन तक सहायता पहुंचाई है, इस पर ही आज हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ सहयोगी रहेंगे नवीन निषाद जी और इस पर परिचर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि सुजीत कुमार जी, जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत हैं और देश सेवा में तत्पर हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको सुजीत कुमार जी से बातचीत पर। नमस्कार सर। जिस तरह का माहौल चारों तरफ रहा है इन दिनों, ऐसे में सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, मोदी सरकार ने, जो कि हर वर्ग के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो आप हमें ज़रा कुछ बताएंगे इनके बारे में? मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करता हूं, जो आज इतने अच्छे प्रश्नों के साथ जनता को और सरकार को जोड़ने का काम आज आप लोग करेंगे। ये बड़ा परम सौभाग्य रहा है कि इस महामारी में देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं। मोदी जी के बारे में जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं, और आप लोगों ने ही एक चाय बेचने वाले को, जिनकी माता आसपास पड़ोस में बर्तन मांजा करती है, उसके बेटे को आपने प्रधानमंत्री बनाया। जिस तरह से प्रवासी मजदूर दूसरे ज़िलों में से अपने प्रदेश में जाने के लिए हाहाकार मचा दिए, उस चीज़ को भी उन्होंने कंट्रोल किया और इस कंट्रोल में सभी लोगों का साथ रहा है, चाहे वो मीडिया के लोग रहे हों, चाहे वो प्रशासन रहा हो, चाहे देश में जितने भी सामाजिक संस्था है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो दूरदर्शिता है वो आप सभी लोगों ने देखा। मेरे को याद है कि हिसार में, पंजाब से हिसार, हिसार से दिल्ली मजदूर पैदल जा रहे थे, तो किस तरह से हर चौक पर, हर चौराहे पर अधिकारी से लेकर समाज के लोग, कोई रोटी दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है, तो कोई चप्पल दे रहा है। इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के निर्देश जब प्रदेश में आते थे और प्रदेश की तरफ से जब जिला में आता था, तो ये चीज़ आप सभी के सामने है। जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सुजीत कुमार जी कि सरकार ने जो जनधन योजना लागू की थी, इस योजना के तहत गरीब तबके तक सहायता पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया था। ये प्रयास सरकार का कहाँ तक सफल रहा? पहले तो इतना प्रचार हुआ, प्रचार होने के बाद में सबको हम लोग जा जाकर घर घर समझाए, सरकार के माध्यम से भी, प्रशासन के माध्यम से भी, और जो कार्यकर्ता थे, और ख़ास तौर से मीडिया में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें जो जहाँ तक जाना चाहिए, एक एक रुपये वहाँ तक पहुँचा है जी। और मैं तो हैरान हूँ, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जब अपने भाषण में बोला करते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे। केंद्र में आज 6 साल हो गया पूरा, बिल्कुल लगातार प्रधानमंत्री रहे हैं। हाँ जी जी। पूनम जी आप खुद बताइए, बिल्कुल ठीक। एक भी मंत्री पर एक भी रुपये का कोई दाग नहीं लगाया। जी जी बिल्कुल। इसलिए ये सारी योजना आज कारगर है और इसका फायदा हम उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारे मोदी जी का नेतृत्व है। हम तो अभी आज देख रहे थे जिस तरह से चाइना बॉर्डर पर जाकर और हौसला बढ़ा रहे हैं हमारे सैनिकों का। तो हमने एक पोस्ट डाली है कि इंडियन बब्बर शेर। वाकई बिल्कुल। वो जिस तरह से खड़े हैं आज पूरे देश के सामने, तो पूरे देश में एक हौसला बना हुआ है। नवीन जी, उन्होंने अगले दिन बोला कि इसका जवाब हम देंगे। और जवाब किस तरह से दिया? देखो, आप किसी को थप्पड़ मारते हो जी, और उसके बदले में आपको थप्पड़ मिलता है, ये जवाब नहीं है जी।
आप थप्पड़ किसी को मारते हो और आपके रुपए पर अगर कोई ठोकर मारता है तो आप जिंदगी भर चलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जीवन चलाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच है कि हम किसको किस तरह से जवाब दें। जी। थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस तरह की उनकी मजबूती है, और उस मजबूती के साथ वो एक सपना लेकर, मैंने तो खुद कहा ना, चाय बेचने वाला, जिनकी माता जी बर्तन मांजा करती थी, जिनके भाई आज भी उसी पोजीशन में हैं जिस पोजीशन में तब पहले थे। हुआ करते थे। आप एक बात बताएं, आप समाज में आते हो समाज की सेवा करने, तो आप ये सोचकर थोड़ी नहीं आते हो कि मैं इससे कमाऊंगा। जी। अगर आपके मन में है कि हमें समाज की सेवा करना है, तो सबसे पहले आप ये छोड़ना पड़ेगा। मेरे से एक आज कहीं चर्चा चाय पर चल रही थी, उन्होंने बोला जी कि अन्य दलों में कार्यकर्ताओं को नौकरियां हम देते थे। हम कहा कैसे देते थे? बोले डीसी रेट पर या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। मैंने कहा जिस दिन आप भारतीय जनता पार्टी में आए जी। उस दिन आप ये सोच कर आए थे कि मैं जाकर नौकरी मांगूंगा? नहीं, आप नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों को देख कर आए, संगठन के जो नियम है उसको देख कर आए। आज सत्ता है, सरकार है, तो आपका ये हक नहीं कि आप नौकरी मांगो। नौकरी के लिए सरकारी फार्म भरिए और उस मेहनत से। तो हमारी सरकार जो है, जो केंद्र सरकार है, ये अंतर है। आज अधिकारी 1 रुपये लेने के लिए सोचता है मैं कैसे लूं और कहाँ रखूं। आप इतिहास उठा लीजिए, जितना इस समय रेट पड़ी, जितना इस समय वो पकड़े गए, जो लोग चोरी किए वो पकड़े गए। जी जी। तो ये सब सिस्टम लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और देश में जो आप विकास देख रहे हैं वो आपके सामने है। सुजीत जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जिस तरह से एक एक व्यक्ति तक पैसा पहुंचा है वो वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन ऐसे में एक और जो दुविधा थी सरकार के सामने, और वो था कि एक एक व्यक्ति तक किस तरह अनाज पहुंचे, 2 जून की जो रोटी का इंतज़ाम किस तरह से हो। उसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए उनके बारे में हमें ज़रा बताएं। गरीब प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना जो अभी ये लागू हुई है, सबसे पहले तो हम खुद स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी कदम उठाया। छठ पूजा, दिवाली जहाँ तक हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर है अभी। और इस बीच में वो अनाज हमें देंगे और वो अनाज से हमारे बच्चे का पेट भरा जाएगा, ये वास्तव में ये नरेंद्र भाई मोदी की सोच है। बिल्कुल। अब जो सिस्टम इससे पहले था, आज से पहले जो सिस्टम था वो ये था कि लोगों को ये दिख रहा था कि बिल्कुल घरों में बैठे हैं। पूनम जी आप सोचो, घर में बैठे हैं तो अनाज की जरूरत थी जी। अब दूसरे आपके हमारे दिमाग में ये आ रही थी कि अब तो जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ खुल गया। मगर वास्तव में जो मजदूर तबके के आदमी हैं, जो गरीब कहे जाते हैं, जिनके पास राशन कार्ड है और राशन कार्ड से उनको राशन मिल रहे थे, उनको आज भी जरूरत है। बिल्कुल। और इसको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा कदम उठाया, लगभग 80,000 करोड़ का खर्च है इस पर। ये छोटी चीज नहीं है जी। इन सब सारे चीजों को देखा जाए तो जो आपने पहले शब्द बोला था कि एक पिता की सोच से उन्होंने अपने आप को रखा और जनता को उस हिसाब से देख रहे हैं कि सबका पालन हो, सबका पोषण हो, कोई भूखा न मरे। तो ये देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, आप उनका भाषण उठा लो तो उनकी सोच ही थी अंत्योदय, अंत में बैठा हुआ व्यक्ति। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, हाँ जी, हाँ जी, की एक किताब है, उसको आप पढ़ेंगे, या उनकी जो दृष्टि है, दूरदृष्टि, अंतिम व्यक्ति को भी भोजन मिले, मकान मिले, कपड़ा मिले। जी। नरेंद्र भाई मोदी ने वो करके दिखाया। ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपना, जम्मू कश्मीर में जहां उन्होंने बलिदान दिया, 370 धारा हटाई, ये है मोदी जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा देश जो इस वक्त महामारी से गुजर रहा है, हर वर्ग पर इसका असर पड़ा है, तो किसानों पर भी इसका कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ा है। तो किसानों के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चलाई हैं, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को किसान के बारे में तो अब आपको पता ही है, किसान के खातों में 6,000 रुपये सालाना जाना ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, जिस तरह से लॉकडाउन जिस दिन से चालू हुआ उस दिन से ही किसानों के लिए जो बीमा योजना थी उसको उन्होंने
बड़े अच्छी तरह से विस्तार किया कि मतलब कोई भी किसान भटके नहीं। सबसे खास बात क्या थी कि एक किसान को गांव से उठकर मंडी में जाना पड़ता था जी बिल्कुल जी। और जाते समय आपको 3 बैरियर पार करने हैं। हाँ जी, पुलिस के नाका, फिर आप जा रहे हो, डर आपको, इन सारे चीज़ों को सरकार ने खत्म किया और गांव में ही आपका अनाज आपके घर लिया गया। जी। अच्छा, ये छोटी बात है क्या? जी। क्या बात। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की जो उन्होंने अपने जीवन में देखा है, जो जीवन में किया है, जिस चीज़ को लेकर उन्होंने सरकार और सत्ता में आए, प्रदर्शन किया, वो चीज़ उनको इस समय दिखाई दिया, वो लागू किया। किसान माल है। किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई इस लॉकडाउन के अंदर। किसान बिल्कुल हमारा खुश है। किसान नरेंद्र भाई मोदी जी का धन्यवाद किया अनाज देकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने पैसे दिए पूनम जी, उन्होंने क्या दिया नवीन जी? किसान अनाज दिया कि आप ये मेरा अनाज लो, और थोड़ा बहुत अनाज नहीं मिला है, इतना अनाज मिला है कि आप सोच नहीं सकती। ये उन्होंने धन्यवाद किया। जी बिल्कुल, इसीलिए किसान को हमारा अन्नदाता भी कहा जाता है। अन्नदाता करते हैं और सदा ही वो जय जवान जय किसान का नारा लगा, फिर उसके बाद जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा लगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उनका महत्व है, नहीं तो इस तरह के नारे नहीं लगते। जी बिल्कुल। और अगर बात करें लॉकडाउन के बाद, अनलॉक जब हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो जैसे आपने बात की कि मजदूर तबका तो जो था वो काम के लिए दोबारा काम पर निकला तो सही, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं परेशानियां तो थी ही। ऐसे में मोदी जी ने मनरेगा की सहायता ली। मैं बता रहा हूं उसमें भी जी, अब हम एक लघु उद्योग, छोटा से छोटा, आप एक छोटा सा स्टोव बनाते हो या आप साइकिल का पंचर के लिए आप पंप खरीदते हो, इतनी छोटी चीज के लिए भी हम बीमा दे रहे हैं। जी जी। हम उनको क्या कहते हैं कि कई ऐसी कंपनियां ला दिए मोदी जी, कहते हैं आप लोन लो, आप समझ लो, ये छोटी चीज है। और मैं बताऊं, अभी नई चीज आई है, अब इस समय जगह जगह पुलिस है, बच्चे कोचिंग जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, कहीं भी मार्केट में जाते हैं जी। जो आप लाइसेंस बनवाने की दिक्कत थी, आपको अब घर बैठे लाइसेंस बन जाएगा। ये तमाम चीजें ले आए। मजदूरों के लिए 10,000 रुपये का लोन आप कभी भी ले सकते हो जी। और जो उनकी प्रतिदिन आय है उसमें भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी हुई है, ये सब सारी चीजें तो लोगों को पता है। जो मैं मूल चीज बता रहा हूं कि अब कुछ अलग से भी कर सकते हैं जी। आपका परिवार, आपका बच्चा एक आदमी पर निर्भर करता था, आपका बेटा 15-20 साल का हो गया, आप उसको कोई छोटा सा उद्योग करवा सकते हैं। पहले तो हम सोचते ही नहीं थे क्योंकि पैसे नहीं थे जी। आज आप देखो कितने स्कूल बंद हैं, वो जरूरी भी है बंद होना, बिल्कुल। मगर आज वो कह रहे हैं ना कि हमारे को भी किसी लघु उद्योग में या किसी उद्योग के कैटेगरी में लेकर आइए ताकि हम लोन ले सके जी। इसका भी मतलब इस तरह की चीजें, सारी चीजें, ये जो आत्मनिर्भरता के लिए सरकार ने ये जो ऋण सुविधा जो लागू की है, इसमें क्या कोई किसी प्रकार की सब्सिडी भी उन्होंने दी है? देखो आपको मैं बताऊं नवीन जी, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री, सब्सिडी तो आप देख रहे हो हर एक चीज में उन्होंने दिया है। खुद आदमी जब मजबूत होगा, जब आप हम मजबूत होंगे तो हमारा देश मजबूत होगा। देश में अगर खुद पिछली सरकार जैसे अपने जेब से ही पैसे लगाने हो, लोन भी ले रहे हैं तो भी उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज, आदमी आत्महत्या करता था। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री ने हर एक चीज पर, छोटी से छोटी चीजों पर भी उन्होंने सब्सिडी की व्यवस्था की, इसके अलावा लोन देने की व्यवस्था की। आप यहाँ से लेकर मजदूर जो थे, लोग हाहाकार मचाए कि मजदूर को टिकट की व्यवस्था, ये गलत बात थी जी। बिल्कुल फ्री में मजदूर गए, अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे। देखो आप जिस हिसाब से उनका पलायन यहाँ से हो रहा था, वो कोई भी नहीं संभाल सकता जी। मगर जिस हिसाब से हम लोग लग कर, अब उस समय लोगों ने कहा कि तुरंत आप मोदी जी को ट्रेन चला देनी चाहिए थी, मोदी जी को ये कर देना चाहिए था, मोदी जी को वो कर देना चाहिए था, वो स्थिति नहीं थी। वो वैज्ञानिक हो गए,
जी। आप जैसे हमारे जैसे लोग हो गए, हर एक चीज़ हर पहलू पर सोचकर बाद में निष्कर्ष आने कि सही किया इन्होंने। जिस हिसाब से स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है उस हिसाब से उन्होंने आपको उस समय रहना सिखाया। लेकिन काबिले तारीफ ये है कि मृत्यु दर पर रोक लगाए रखी पूरे सरकार विश्व ने। में जी। पूनम जी, आप पूरे विश्व का आंकड़ा निकाल लीजिए और उस विश्व में अमेरिका से बड़े तो हम नहीं हैं। जी जी बिल्कुल। आज वहाँ की मृत्यु दर देख लीजिए, इटली की मृत्यु दर देख लीजिए, चाइना की देख लीजिए, प्रत्येक देश की। आज पूरे विश्व में अगर भारत में मृत्यु दर कंट्रोल हुआ है इस कोरोना को लेकर तो मोदी जी ने किया। और जो भय उन देशों में था, आज आपके अंदर हमारे अंदर भय नहीं है। जी बिल्कुल सही जी कहा। जी हम सिर्फ हाथ नहीं मिला रहे हैं मगर बैठकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को पता है कि इस एरिया में कोरोना नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट बचा हुआ है, ये प्रदेश बचा हुआ है, ये इस तरह से सारी चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं। हम अपने आप को संभाल कर रखे हुए हैं। तो आज जो देश की बात कर रहे हैं, हम देश आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व से कहता है कि मोदी हैं तो सब कुछ है। जी। सुजीत जी, आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे महान देशभक्त से कभी आपका मिलना हुआ मोदी जी से और उनसे बातचीत हुई कभी? मैं आपको बताना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा और आप भी मिल सकते हो। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे जी तो हिसार में मेरा मिलना हुआ जी और सिक्योरिटी इतना ज़्यादा होती थी कि आम व्यक्ति तो जा ही नहीं सकता था, और आम व्यक्ति क्या, मोदी जी के नाम से कोई नहीं जा सकता था। जी तो मैंने उनको बोला, जो उनके गार्ड सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज थे वो भी IAS रैंक का अधिकारी था, मैंने कहा आप इतना जाकर बोलिए कि कुछ कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं। तो वो बोला जी ये भी मुश्किल है कहना। मैंने कहा जी इतना तो कहना पड़ेगा, नहीं तो जैसे बाहर आएंगे ना तो फिर मैं कहूँगा, तो फिर आप, उन्होंने कहा ठीक है। वो जाकर बोले कि 10-15 कार्यकर्ता मिलना चाहते हैं, उन्होंने बुलाओ। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने मेरे को, मैंने बताया, मैं कहा जी बड़े हिम्मत करके तो हमने टाइम लिया और बोले चल आ जा। फिर उन्होंने मेरे को झपकी मार ली और मेरे सर पर हाथ रख दिया। और मैं 22 साल की उम्र का था, आप सोच सकते, क्या बात है। 22 साल की उम्र क्या होती, कुछ नहीं। तो फिर उनसे काफ़ी देर चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद में उन्होंने कई चीज़ें बताई कि समाज में आप लोग आए हो, राजनीति करने आए हो, आपका उद्देश्य क्या है, आगे क्या करना चाहते हो। उसके बाद प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि मैं 2014 के चुनाव में, हरियाणा का 2014 का चुनाव था विधानसभा का, और मैं कार्यकारी जिला अध्यक्ष था हिसार का, और हिसार में उनकी रैली थी, तब मेरा मिलना हुआ। इसके बाद में फिर मेरा सौभाग्य हुआ कि लोकसभा के चुनाव में फतेहाबाद में आए तो उनका स्वागत करने का मौका मिला। और 2019 में फिर हिसार में जब वो आए तो कार्यकारी जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। 2019 में विचित्र घटना घटी। उनके ऑफिस से मेरे पास भी फोन आया और एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से ही पूरा कुछ चीज़ें होती है कि कितने बजे आना है, कैसे आना है, क्या है, सारा चीज़ हो रही। आपको पता नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ पहले से उनको पता है। अच्छा। हाँ जी। इसके बाद में उन्होंने जब यहाँ भाषण दिया तो ऐसी ऐसी चीज़ें उठाई, नारनौद में जो अपना जो खुदाई चल रही है वहाँ की बातें, फिर यहाँ अग्रवाह की बातें, ये सब चीज़ें चलो आपको उनको पता होगा। मगर इतना मतलब जब यहाँ पर वो आए तो आधा हरियाणा को टच करते हुए, और जब हरियाणा के हिसार जिले के एयरपोर्ट की बात उन्होंने किया, बोले इस एयरपोर्ट से फायदा क्या होगा जी। आप एक बात बताओ, आज गुड़गांव किस चीज से जाना जाता है? एयरपोर्ट की वजह से। आज आप दिल्ली में भी रहते हो ना, तो आप ये कहते हो कि गुड़गांव के एयरपोर्ट से 20 मिनट का रास्ता है मेरा। जी जी। चाहे आप दिल्ली में रहो, तो इस एयरपोर्ट से अब इस तरह की चीजें उन्होंने देश में दिया। और ये मांग हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता ने की थी जी। एयरपोर्ट की। उन्होंने समझाया, बोले हरियाणा के हिसार जिला में आधा राजस्थान और आधा आपका हरियाणा, पूरा यहाँ पर विकास डेवलपमेंट होगा और यहाँ से लोग रोजगार प्राप्त करेंगे। जी बिल्कुल सही कहा सुजीत जी आपने। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बड़े कमाल के फैसले लिए हैं, और ये नहीं कि हर वर्ग के लिए उन्होंने लिए हैं, चाहे वो पूंजीपति है चाहे वो मजदूर वर्ग है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप।
कि उन्होंने क्या क्या योजनाएं शुरू की और किस प्रकार इन सबका ध्यान रखा गया? देखो, ये योजनाएं तो उनकी सैकड़ों है, आपको सब पता है। सबसे मूल बात मैं ये करूँगा कि जो 370 धारा हटाए, इससे हमारा देश मजबूत हुआ। युवा हो या कोई भी हो, उनके अंदर एक शक्ति उत्पन्न हुई। जी जी। इसके बाद 3 तलाक की बात करो आप, 3 तलाक में हमारे बहनें मजबूत हुई। मैं पूछना चाहूँगी कि गृहिणियों को भी उन्होंने मुफ्त में गैस सिलेंडर जो उपलब्ध करवाए हैं, गैस सिलेंडर दिया है। इसके बाद में आज के दिन ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं होगा। जी। आप पता कर लीजिए, ये देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की देन है। जी जी। फिर इसके बाद में पूरा देश राम मंदिर मुद्दे में उलझा हुआ था, हिंदू मुस्लिम हर व्यक्ति। जी बिल्कुल। जिस तरह से उन्होंने इस मुद्दे को निपटाया कि आज मुसलमान भाई भी खुश हैं और हिंदू भी खुश हैं। और एक जो सुशासन जिसे कहते हैं, वो वाकई में इस वक्त भारत के पास है नरेंद्र मोदी जी के चलते। मैं एक बात बताऊं पूनम जी, आज आपके घर में मेरे घर में 4 व्यक्ति हैं जी। 4 व्यक्ति में 2 तो हमारे खिलाफ ही होते हैं जी। ये सच्ची बात है ना। बड़ा बेटा बात मान रहा है तो छोटा नहीं, छोटा मान लिया तो पिता नहीं, पिता मान लिया तो दादा नहीं। जी जी। पूरे विश्व लेवल पर योग दिवस हो रहा है। जी जी बिल्कुल ठीक है। जी। आप बताओ, 195 देश हमारा समर्थन किया कि नहीं, बताओ जी आप। हाँ जी। ये आप इसको क्या समझते हो? देश की प्रधानमंत्री की ताकत, जी, ये भारत की ताकत है। जी बिल्कुल। सुजीत जी, हमारे पास केवल समय की कमी है, वरना हम अगर गिनने चले तो वाकई सरकार ने बहुत कमाल के काम किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए और वाकई बहुत अहम चीज़ों पर आपने प्रकाश डाला और हमारे दर्शकों को इस बारे में बहुत सारी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और जल्द ही इसी तरह कुछ नए मुद्दों के साथ आपके सामने फिर आते रहेंगे। नमस्कार।